हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class, we will be continuing chapter number 7 of your physics titled as alternating current. So I hope बच्चों कि आपको जो अभी तक हमने पढ़ाया है वो सब अच्छे से क्लियर है, बिकॉज़ ये जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को सर्किट्स के अंदर स्टडी करना था, ओके, उस रिगार्डिंग में ये लेक्चर हमारा जो आज का लेक्चर है, इट विल बी द लास्ट लेक्चर, ओके, व्हेन वी आर स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट अंडर डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स, जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर. क्योंकि इसके बाद जो दो टॉपिक्स बचते हैं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है ट्रांसफार्मर और जनरेटर. तो वो आपको हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, बट आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वही सेम LCR सर्किट्स के बारे में. ओके, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट देम. बेसिकली लेट मी नेम देम. पहले आपको हम पढ़ाएंगे बच्चों क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ रेजोनेंस LCR सर्किट, ठीक है. उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ी लेंदी है, बट डू नॉट वरी, फिज़िक्स उसके अंदर बहुत ही कम है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है. और जब आपने इंटीग्रेशन तो शुरू कर दिया है मैथमेटिक्स में, सो आपको बच्चों ये इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू कर लिया है. सो दिस डेरिवेशन विल ऑल्सो बी सिंपल फॉर यू. सिंपली बी अटेंटिव. whatever concept is being taught to you, try to relate it with the previous concepts. If you come across any misconception or any doubt, so please tell me. But for now, be attentive and let's begin our today's lecture. So बच्चों, चैप्टर नंबर 7 का अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्वालिटी फैक्टर. सो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? सो क्वालिटी फैक्टर्स की कई सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बट जो आपको एग्ज़ाम के अंदर लिख करके आनी है, पहले आपको हम वो बताएंगे, जो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. सो बच्चों, आप लिखो दैट क्वालिटी फैक्टर इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वोल्टेज across the capacitor or inductor to the voltage across the resistor at resonance. सो बच्चों, क्या आपको ये डेफिनेशन ठीक लगी? अभी शायद ना लगी हो. क्यों नहीं लगी हो? क्योंकि हमने यहाँ पर एक थोड़ी छोटी सी बात कह दी, दैट इट इज़ द रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट आगे हमने कह दिया कैपेसिटर और इंडक्टर कि आप वोल्टेज ले लो कैपेसिटर की या फिर इंडक्टर की, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट आप ध्यान दो, तो व्हेन आई वाज टीचिंग यू LCR सर्किट, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर को VC माना था, और पोटेंशियल फॉर द इंडक्टर को मैंने VL माना था. तो दोनों बराबर तो थे नहीं, तो यहाँ पर इसने बराबर क्यों कहा? ओके, तो इसका आंसर भी इसी डेफिनेशन के अंदर है. कहाँ पर है? अक्रॉस द कैपेसिटर और इंडक्टर टू दी वोल्टेज, ये तो रेशो हो गया, अक्रॉस द रजिस्टर, नो प्रॉब्लम, एट रेजोनेंस. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इस वाली लाइन ने, इस दो वर्ड्स ने आपके इस डाउट को क्लियर कर देना चाहिए था. क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि रेजोनेंस कब होता है. रेजोनेंस होता है व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि काई L की वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो बच्चों? काई C के, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है तभी मैक्सिमम करंट फ्लो करता है आपके सर्किट में, आपके सीरीज़ LCR सर्किट में, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस ऑफ एन LCR सर्किट. तो क्या होता है बच्चों रेजोनेंस पर, कि आपका रेजिस्टेंस अक्रॉस दी
इंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, इसमें भी अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें भी अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूँ, कि क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, नथिंग रॉन्ग, क्योंकि अब अगर आई को आई से कैंसिल कर दोगे तो 1 1 आ जाएगा। सो मेरी इक्वेशन अब भी सेम ही है। सो आई कैन राइट दैट आई काई एल इज इक्वल टू आई काई सी। सो बताओ ये चीज़ होती क्या है? आई इंटू काई एल, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ये रेजिस्टेंस ही तो है। सो ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी इंडक्टर। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हुआ? ये हुआ बच्चों वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। तो क्या ये बात ठीक नहीं होती रेजोनेंस के केस में? इट इज़ परफेक्टली करेक्ट। ओके, ये देखो आई और आई दोनों तरफ सेम क्यों रहा? क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। एक LCR सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों सीरीज़ में लगे होते हैं। तो अगर कोई दो सर्किट एलिमेंट्स सीरीज़ में होते हैं तो उनके अक्रॉस करंट भी सेम होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर भी आई हमने रखा, यहाँ पर भी हमने आई रखा। सो दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो चुका है कि डेफिनेशन 100% करेक्ट है, बिकॉज हम ये डेफिनेशन कहाँ पर ले रहे हैं? रेजोनेंस पर ले रहे हैं। सो टू एलेबोरेट दिस फैक्टर मोर, let me write down the heading as quality factor at resonance, ठीक है। या फिर एट रेजोनेंस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर सिर्फ रेजोनेंस पर ही होता है। सो लेट मी राइट डाउन क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट, ये ठीक है, ऑफ रेजोनेंस LCR सर्किट। अब बच्चों ये ठीक है, हेडिंग परफेक्ट है इस समय पर, बट हमारा मेन फोकस किस पे? क्वालिटी फैक्टर पर है। सो डेफिनेशन आपने देख ली है। अगर इसको हम डिनोट करते हैं तो बच्चों वो करते हैं कैपिटल Q से। सो कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो मैं कहता हूँ VL या फिर VC, दोनों ही बराबर हैं, अपॉन VR। एनी प्रॉब्लम टिल है? अ वेरी सिंपल टर्म, एग्जाम में आपके आता है तो आप इसको बहुत ही सिंपली अटेम्प्ट कर लोगे। सो बच्चों ये तो क्वालिटी फैक्टर के बारे में एक बात हो गई। अब इसकी एक और फॉर्मूला होता है इसका, उसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको हम बता देते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। उससे हो सकता है कि आपको भी एक सोचने का तरीका मिले, ओके, कि हम कैसे सोचते हैं अगर हमें कोई नया फॉर्मूला डिराइव करना हो, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर न्यूमेरिकल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एक तो फॉर्मूला इसका ये हो गया कि आप वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर या फिर कैपेसिटर को डिवाइड कर दो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, या फिर एक फॉर्मूला और है। ध्यान रखना कि ये जो क्वांटिटी है ये कहाँ पर है? ये रेजोनेंस पर है। ये आपको बच्चों याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी आप आगे का फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे। सो मैं मान लेता हूँ मैंने Q इज इक्वल टू बच्चों VL अपॉन R ले लिया, ठीक है। आप VC ले सकते हो, मैंने VL ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर हैं इस समय पर। सो सॉरी, VL अपॉन VR हमें लेना है। सो बच्चों VL क्या होता है आपको मालूम है? I इंटू काई एल होता है। सो लिख लेते हैं I इंटू काई एल अपॉन VR होता है बच्चों I इंटू R। सो I से I कैंसिल कर दें, आपके पास बचा काई एल अपॉन R। तो एक फॉर्मूला तो बच्चों आपके पास ही आ गया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, आपने वहाँ पर भी इसको रियलाइज़ कर लिया था। ये भी क्वालिटी फैक्टर का ही फॉर्मूला होता है कि अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप सिंपली उनको डिवाइड कर दो, आपके पास आपका आंसर आ गया। बट ये रेजोनेंस पर, ठीक है। आगे चलते हैं। सो बच्चों काई एल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। क्या होता है बच्चों? ओमेगा इंटू एल होता है। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ सेम चीज़ को। सो दिस इज़ ओमेगा इंटू एल अपॉन आर। बट ध्यान रखो कि ये हम चीज़ कहाँ पर ले रहे हैं? ये जो काई एल हम ले रहे हैं ये किस पॉइंट पर ले रहे हैं? एट रेजोनेंस पर ले रहे हैं। सो रेजोनेंस पर बच्चों फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वो तो आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि म्यू नॉट उसको हम बोलते थे। आपने देखा था प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में, आपके नोट्स में लिखा होगा, तो यू कैन अगेन रिवाइज इट आउट। और उसकी वैल्यू होती थी 1/2 पाई अंडर रूट LC, या अंडर रूट ऊपर हम नहीं लेना चाहिए था हमको, अंडर रूट LC। 1/2 पाई अंडर रूट LC इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों बताइए आपके पास ये जो ओमेगा होगा ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर लिया होगा।
सो इसको आप ओमेगा लिख करके ओमेगा नॉट लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर लिया गया है। और ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है? ये कुछ सिंपल से फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये होता है जी 2 पाई म्यू नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या होगा? 2 पाई म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू है बच्चों ये। सो मैं म्यू नॉट के प्लेस पर ये फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। सो म्यू नॉट के प्लेस पर मैंने पुट किया 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो आपको दिखा हुआ कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। सो आपके पास बच्चों म्यू नॉट की वैल्यू आई है 1/अंडर रूट एल सी। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? मैंने सिर्फ एक प्रीवियस नॉलेज वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंस, क्योंकि ये रेजोनेंस पर सिचुएशन है। सो हम ओमेगा नॉट पर ओमेगा नॉट इसको लेंगे और ओमेगा नॉट की वैल्यू देखो आप क्या होती है? वैल्यू होती है 1/अंडर रूट एल सी। सो आप लिख दोगे सिंस ओमेगा नॉट की वैल्यू एट रेजोनेंस, समझ जाओ, व्हेन आई राइट नॉट सो इट मीन्स एट रेजोनेंस होता है 1/अंडर रूट एल सी। एनी प्रॉब्लम? सो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। सो क्यू की वैल्यू आपके पास हो गई है L/R इंटू 1/अंडर रूट एल सी। एनी प्रॉब्लम इन दिस टिल नाउ? फाइन। तो अब आगे चलते हैं। सो ध्यान से देखो, यहाँ पर L की पावर 1 है, यहाँ पर L की पावर हाफ है। तो अगर मैं इस L की पावर हाफ को, मतलब ये से समझो कि आपके पास एक पूरा L है, एक आपके पास आधा L है। सो अगर आप एक पूरे L को आधे L से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना L बचेगा? आधा L ही बचेगा। समझ रही हो ना? कि अगर आप एक पूरे L को एक आधे L से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? आधा L ही बचेगा। यानी कि आपके पास बचेगा बच्चों 1/R लिखा मैंने, और ये जो L है ये चला गया अंडर रूट में। क्यों? क्योंकि जो ऊपर पूरा L था उसको इस आधे L ने कैंसिल कर दिया। ऐसे समझा रहा हूँ, वरना तो आपको रूल पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर 1 है तो L की वैल्यू होगी 1 माइनस हाफ, तो वो होता है L की पावर हाफ। मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है, पावर रूल। सो 1/R अंडर रूट एल सी, ये एक और नया फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। सो आपके पास एक और नया फॉर्मूला आ गया बच्चों क्वालिटी फैक्टर का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/R। R इज़ द रेजिस्टेंस, L इज़ द इंडक्टेंस, C इज़ द कैपेसिटेंस। तो अगर आपको ये तीनों बातें मालूम है फॉर अ गिवन LCR सर्किट, सो यू कैन फाइंड द क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस वेरी सिंपली फॉर दैट पर्टिकुलर सर्किट। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप VL निकालो फिर VR निकालो फिर क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन करो, आप सिंपली भी इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हो। सो आई होप कि आप समझ चुके हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया। बहुत ही सिंपल था, नथिंग न्यू। इसलिए ये जो चैप्टर है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूलेज बहुत ही सिंपल है, इनका डेरिवेशन बहुत ही ईजी है एंड इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ अ सर्किट हैविंग हाई क्वालिटी फैक्टर, तो बच्चों बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं एक ऐसे सर्किट की जिसकी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि देखो क्वालिटी फैक्टर अगर किसी सर्किट का ज़्यादा होता है तो जो उसका रेजोनेंस कर्व होता है, आई होप कि आपको उसका रेजोनेंस कर्व याद है बच्चों क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है, आपके एग्जाम में भी आता है ये रेजोनेंस कर्व, जिसमें हम एक साइड पर प्लॉट करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को और एक तरफ प्लॉट करते हैं करंट को, और फिर हम इस तरह से कुछ ग्राफ्स प्लॉट कर देते हैं। ये पीक शार्प नहीं होती, पॉइंटेड नहीं होती, स्मूथ होती है। रिमेंबर दिस बिकॉज द फंक्शन इज डेरिवेबल एट ईच पॉइंट। ठीक है। सो बच्चों इस तरह का ग्राफ आता है, इधर आई होता है, इधर आपकी म्यू नॉट की वैल्यू होती है। सो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई इसका ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर है या इसका ज़्यादा है या फिर इसका ज़्यादा है, तो आप कैसे बताओगे कि किसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है? तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा इसमें याद रखने वाली बात है कि जिसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है, ओके, उनका जो ये कर्व है इट इज़ more sharp, it has large sharpness, the slope is less and the sharpness is more। तो आप लिख लो इसको, यहाँ पर लिखना चाहो तो आगे रिवाइज करने के लिए, that the circuits LCR circuits having large Q factors are more या फिर have large sharpness of resonance curve।
ठीक है। सो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आप उसको आंसर कर पाओगे आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो बच्चों रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में जो ये नया टर्म आया था क्वालिटी फैक्टर, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर है। देखो कुछ ऐसे टर्म्स हैं रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। वो टर्म्स क्या क्या है? पहली बात तो बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है किसी भी LCR सर्किट के लिए। तो आपको उसका फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए कि 1/2π√LC होता है। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको डिराइव ना करना पड़े ओमेगा नॉट का, आपको पता हो कि भाई 2π से 2π कट जाएगा तो मेरे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 1/√LC, क्योंकि ये फॉर्मूला भी हम कई बार यूज़ करते हैं। ठीक है। सो एक फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, एक क्वालिटी फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला भी, साथ में जो डेफिनेशन है वही पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। और ये फॉर्मूला सिर्फ एक दूसरा एक्सप्रेशन है उसी सेम कंसेप्ट का। आई होप कि आपको बच्चों वो भी क्लियर है। सो क्वालिटी फैक्टर के अंदर बच्चों इतना ही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर पेज ओवर वेयर विल बी डिस्कसिंग द पावर कंज्यूम्ड इन अ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है। सो क्वालिटी फैक्टर की और भी डेफिनेशन होती हैं अलग अलग, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके क्लास 12th के लेवल पर। सो अभी आप इसी डेफिनेशन को याद रखिए, अच्छी डेफिनेशन है। एंड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस LCR सर्किट। अगर बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, बट इफ वी गेट टाइम इन टुडेज लेक्चर देन आई विल एड्रेस सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम माय साइड एज वेल। सो नाउ यू प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वालिटी फैक्टर। आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि पावर कंज्यूम्ड इन अ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, सीरीज LCR सर्किट। तो लेट मी टेल यू कि डेरिवेशन जो इसकी है थोड़ी लेंथी है, हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगे, बट लेट मी रिमाइंड यू कि बच्चों इसमें फिजिक्स का कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है जो कि इस डेफिनेशन को डिफ़िकल्ट बना रहा हो। मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, बट सो डू नॉट कन्फ्यूज़ कि भाई फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड है। फिजिक्स इज़ वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में थोड़ा फ़र्क करते हैं। इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बच्चों क्लास 11th में ही बेसिक बातें उसकी पढ़ा देनी चाहिए ताकि आपको डेरिवेशन मुश्किल ना लगे, जो एक बच्चों का बहुत बड़ा फियर होता है। सो इट्स नॉट सो। फिजिक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशंस के अंदर बच्चों बहुत सिंपल बातें होती हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स ही उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, लाइक इंटीग्रेशन, सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज वगैरह वगैरह। ठीक है। सो ये डेरिवेशन ही बहुत सिंपल है, बस आप अटेंटिवली देखते रहो और आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हम बच्चों इसमें बेसिकली हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है कि कितनी पावर कंज्यूम होती है एक सीरीज LCR सर्किट के अंदर, तो हमारी अप्रोच उसी के लिए रहेगी। सो एक सीरीज LCR सर्किट का फेजर डायग्राम कैसा होता है? वी ऑल नो कि उसमें करंट और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, उसके बीच में एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने देखा ही था कि कहीं पर आपका वोल्टेज लीड कर रहा होता है बाय सम फेज एंगल, कहीं पर आपका करंट लीड कर रहा होता है बाय सम फेज एंगल। सो in this derivation to make our concept simple and to make the derivation simple, हम ये मानेंगे कि इस वाले सीरीज LCR सर्किट के अंदर जो हमारा करंट है वो लीड कर रहा है हमारे वोल्टेज को बाय फेज डिफरेंस फाई। ठीक है। सो ये हम बच्चों मान करके इसमें चलेंगे, बाकी सभी कुछ बहुत ही सिंपल है। सो आप चाहो तो स्ट्रक्चर बना सकते हो एक सीरीज LCR सर्किट का, बहुत ही सिंपल है, बट आई एम बिगिनिंग इट विदाउट द डायग्राम। सो लेट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज in a series LCR circuit बी फाई। हमने पहले ही बता दिया कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है हमारे करंट और वोल्टेज में उसकी वैल्यू फाई है, और लीड कर रहा है बच्चों हमारा करंट, वो आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। सो
यू मे राइट डाउन दैट आपके जो पास जो ई की वैल्यू होगी, वोल्टेज की वैल्यू होगी, उसको आप कैसे डिनोट करते हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी से, और आप करंट को डिनोट करोगे बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब प्लस फाइव क्यों किया, इसीलिए किया कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है आपके वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ फाइव। मैंने कहा ना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, तो ऑब्वियसली होगा फेज डिफरेंस। सो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए कि यहाँ पर ई नॉट पीछे है, आपका करंट आगे है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, एक बार छोटे से बना देते हैं आपके सामने डायग्राम, कि आपका ये करंट है, सो ये आपका बच्चों ईएमएफ हमने लिया है और दोनों के बीच के एंगल हमने फाई बोला है। सो हम बच्चों फॉर्मूला निकालना हमें किसका, हमें निकालना है फॉर्मूला पावर का। सो पावर का एक बेसिक सा फॉर्मूला था जो आपने पढ़ा था समवेयर इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 12th, कि पावर होता है V इंटू आई, वेयर V इज़ दी वोल्टेज, I इज़ दी करंट इन अ पर्टिकुलर सर्किट। कि पावर का फॉर्मूला होता है भाई V इंटू आई आपने करना होता है, तो आपके पास वोल्टेज भी है, आपके पास बच्चों करंट भी है। सो आप अगर चाहो कि हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है किसी भी सर्किट का, तो आप क्या करते हो, E को I में मल्टीप्लाई कर देते हो। सो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो आप लिख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस पावर इनपुट टू LCR सर्किट इज, कि आपके पास जो पावर होता है उसकी वैल्यू होती है बच्चों E इंटू आई, वी आई, ठीक है। E को हमने रिप्लेस कर दिया है V से, बिकॉज हमने यहाँ पर V को माना है अपना वोल्टेज, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। सो मैं इसको बच्चों PI से डिनोट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस पावर नहीं निकालनी, हमें निकालनी है बच्चों एवरेज पावर। सो अभी हम इसको PI से डिनोट करते हैं। सो PI की वैल्यू क्या होगी, आप E के प्लेस पर ये पुट करिए, I के प्लेस पर वो पुट करिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। सो PI की वैल्यू होगी आपके पास, E की वैल्यू है बच्चों E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और I की वैल्यू है बच्चों I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब एक काम करते हैं कि हमें और कुछ सिंप्लीफाई करने को नहीं दिख रहा, तो इस फॉर्मूले को ही खोल देते हैं। साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है बच्चों क्या होता है, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। सो मैं लिख देता हूँ एक बार रिवाइज करने के लिए आपके लिए, कि साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन इंटू A प्लस बी, साइन ऑफ A प्लस बी। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो आप PI को लिख सकते हो भाई E नॉट इंटू आई नॉट, साइन ओमेगा टी हमारे पास एज इट इज़ है, और हमने बस ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर। देखो मैथमेटिक्स चल रही है, फिजिक्स कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन ओमेगा टी साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस फाइव प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी, यानी कि साइन फाइव, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा है बाहर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सो अब एक काम करते हैं, साइन ओमेगा टी ही को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो PI की वैल्यू बस होगी बच्चों E नॉट इंटू आई नॉट, हमने साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, अंदर मल्टीप्लाई किया है इसके साथ कॉस ओमेगा टी, ये तो यहाँ लिखा हुआ ही है, इंटू साइन फाइव। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। अब हमें एक चीज़ दिखी, आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिखा बच्चों, वो क्या था कि अगर मैं इस वाली चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास बनता है 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो, कॉस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला याद है आपको ये,
ये भी क्लास 11th का ही है, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, हमने क्लास 12th में भी इसको कई बार यूज़ किया है। सो हमने वही यहाँ पर अप्लाई किया था कि थोड़ा और चीज़ सिंप्लीफाई हो पाए। सो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया टर्म को, तो उससे क्या हुआ आपके पास, ये जो ऊपर की चीज़ थी 2 sin ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये कन्वर्ट हो गई है sin 2 ओमेगा टी में। सो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, पी आई की वैल्यू आपके पास होगी ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई एज इट इज़, और आपको जो चेंज हुआ है वो ये एक्सप्रेशन चेंज हुआ है जिसकी वैल्यू हो गई है आपके पास साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टू यहाँ से आया है, और साइन फाई तो बचा हुआ ही है, साइन फाई। तो अब आप क्या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब हमें बच्चों आगे नहीं दिख रहा कुछ भी सिंप्लीफाई करने के लिए। सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमने निकाला अपना इंस्टेंटेनियस पावर। ये बच्चों किसकी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने पावर कंज्यूम्ड बाय दी एलसीआर सर्किट निकाल लिया है, ठीक है। हमें निकालना है बच्चों पावर कंज्यूम्ड इन अ एलसीआर सर्किट, यानी कि हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है उसकी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये आपके पास पावर इंस्टेंटेनियस है, विच मीन्स पावर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बट हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना ही नहीं है, हमें तो एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पर निकालना है कि इतने टाइम से लेकर के इतने टाइम तक कितनी पावर हमारे सर्किट में कंज्यूम हुई, वो हमें निकालनी है। सो हमें निकालनी है बच्चों एवरेज पावर। तो आपको अच्छे से पता है कि एवरेज पावर क्या होता है, टोटल पावर कंज्यूम्ड अपॉन द टाइम इन विच इट वॉज कंज्यूम्ड, टोटल पावर कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इन विच इट वॉज कंज्यूम्ड। सो हम निकाल रहे हैं द एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि 0 से लेकर के t टाइम तक हम जा रहे हैं। सो उस पावर की वैल्यू क्या होगी, आप इंटीग्रेट कर दोगे इस पी आई को dt के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t टाइम तक का, और कंप्लीटली डिवाइड कर दोगे कैपिटल T से। क्यों, क्योंकि ये एवरेज पावर है, टोटल पावर अपॉन टाइम टेकन। जैसे कहते हैं ना कि एवरेज स्पीड क्या है, तो आप कहते हो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वैसे ही यहाँ पर भी कि टोटल पावर कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो 0 से लेकर के t तक का टाइम था, तो टाइम टोटल कितना हो गया, t ही तो हुआ। सो दैट वाज द रीज़न कि एवरेज पावर का फॉर्मूला हो गया। सो आप इस इक्वेशन से हम पी आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखो पी आई की वैल्यू आपके पास है, तो इसी को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी। नीचे तो कैपिटल टी है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। सो लेट मी से दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आता है कि जो मेरे पास पावर है, एवरेज पावर है, उसकी वैल्यू होगी, ये 1/t बाहर ले रहा हूँ बच्चों में पहले ही ब्रैकेट से, 1/t हमने पहले ही बाहर ले लिया। इंटीग्रेट आपने करना है किसको, पी आई। तो पी आई की वैल्यू क्या है, ये सारा कुछ, तो इसी को लिख दीजिए। 0 से लेकर के t यहाँ पर था, और ई नॉट इंटू आई नॉट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई अपॉन 2 डी टी, क्योंकि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। सो पहले जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उन्हें आप बाहर ले लीजिए और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो पी की वैल्यू होगी, देखो ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट्स है, सो हमने बाहर ले लिया, ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टी हमने यहाँ पर रखा। अंदर हमें इंटीग्रेशन करना है किस किस का बच्चों, एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई का, तो इसका इंडिविजुअली कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई डी टी प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, टाइम है ले 0 से लेकर टी तक का, और डी टी के रिस्पेक्ट में आपने बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है। सो अब बच्चों ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को और बताइए इसके अंदर क्या क्या कांस्टेंट और है, क्योंकि अब इसके अंदर एक चीज़ और कांस्टेंट है, वो शायद आपको अभी क्लिक ना करे क्योंकि आपने ध्यान ना दिया, बट मैंने उसको स्टार्टिंग में ही फोकस किया था, उस पर स्टार्टिंग में ही मैंने एम्फेसाइज किया था बच्चों, वो था फेज डिफरेंस। देखो किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज,
वो एक कांस्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ अ कांस्टेंट थिंग। सो ये जो cos फाई है, जब अगर फाई कांस्टेंट है तो क्या ये cos फाई कांस्टेंट नहीं होगा? ये cos फाई भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपका फाई फेज डिफरेंस है, वो तो कांस्टेंट है। सो cos फाई कांस्टेंट चीज़ है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो साइन फाई है ये भी कांस्टेंट है। समझ रहे हो ना बात को? बिकॉज फाई इज़ दी फेज डिफरेंस, और किसी भी गिवन LCR सर्किट के लिए ये फाई कांस्टेंट होता है। सो जो इसके साथ फंक्शन लगा हुआ है वो भी कांस्टेंट होगा। सो हम इस इंटीग्रेशन में से cos फाई को बाहर ले लेंगे, यहाँ से बच्चों हम साइन फाई को बाहर ले लेते हैं। सो लेट्स टेक P इज इक्वल टू E नॉट इंटू आई नॉट बाई टी, और ब्रैकेट cos फाई को हमने बाहर ले लिया। सो cos फाई बच्चों बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के t तक का। अंदर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt प्लस साइन फाई को हमने बाहर ले लिया, साइन फाई बाई टू यहाँ पर आया। इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के t साइन 2 ओमेगा टी dt। नाउ इज दिस क्लियर बच्चों? अब बच्चों आपके पास दो इंटीग्रेशन हैं बहुत ही सिंपल। एक आपने इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt को, और एक आपने करना है किसको? साइन 2 ओमेगा टी dt को। सो लेट मी टेल यू, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। ये आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर लो एक बार, वरना मैं आपको बता दूंगा कैसे 0 आ रही है। ठीक है, सो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन। सो इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर हम तो सिंपली एग्जाम में तो आप लिखाते हो कि इसकी वैल्यू 0 है, बट 0 कैसे है दैट आई विल बी टेलिंग यू। तो बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा लॉजिक आप लगाओगे तो आप भी निकाल सकते हो उस चीज़ को। सो ट्राई इट योरसेल्फ वंस, वरना मैं बताऊंगा थोड़ी देर में इसी लेक्चर में आपको कि ये 0 कैसे हुआ। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को साथ में ना लेकर के पहले इसको अलग से इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस वाली चीज़ को, फिर इसको दिखा देंगे कि भाई इसकी वैल्यू 0 है, फिर बाद में इसी में ला करके वैल्यूज़ पुट कर देंगे। समझ रहे हो? सो यहाँ पर लिख दो अलग से, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले 0 से लेकर के t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt को, इसको पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं अलग से ला करके। तो बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। सो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसके फॉर्मूले को यूज़ करके। cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका cos 2 ओमेगा टी होता है। सो हमने उसी फॉर्मूले को यूज़ किया, और यहाँ पर हमने पुट किया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लेस पर आएगा बच्चों 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, और विद रिस्पेक्ट टू dt आप इसको इंटीग्रेट करोगे। सो 2 तो बाहर ले जाओ आप, 2 कांस्टेंट है, सो हम 2 को बाहर ले गए। यू आर हैविंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। सो पहले 1 को अलग इंटीग्रेट कर लो, cos 2 ओमेगा 2 अलग इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों उसी को। सो हाफ इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t, हाफ यहाँ भी आएगा cos 2 ओमेगा टी dt। सो बच्चों ये तो क्या हो गया, 1 का होता है खुद t, यानी कि वही वेरिएबल। सो ये तो हो जाएगा बच्चों हाफ इंटू, यही काम करो, हाफ को हम बाहर ही ले लेते हैं कांस्टेंट, ऐसे करके ब्रैकेट बना देते हैं यहाँ पर, हाफ एक बार ही आएगा फिर। सो हाफ इंटू टी माइनस, यहाँ पर आपके पास है बच्चों cos 2 ओमेगा टी dt। सो cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन बच्चों, वो होता है साइन ओमेगा टी। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये जो कांस्टेंट होता है वो नीचे जाता है, और 0 से लेकर के t तक। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, ध्यान रखना, आपने सिंपल लिख देना है कि इसका इंटीग्रेशन होता है जो आपको रिजल्ट आने वाला है। बट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आ रहा है वो, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। आप इसको तो बहुत ज़्यादा सीखोगे अपनी मैथमेटिक्स में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आपको पता होगा रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, सो बच्चों जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सो ध्यान से देखना, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। जब आप t के प्लेस पर, या पहले t यहाँ पर आएगा, लेट मी सॉल्व इट, मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। माई पेज हैड एंडेड बट आई सॉल्व इट ओवर हेयर, ध्यान रखना मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सो हाफ मैंने लिया, यहाँ पर ब्रैकेट में था t माइनस ये, तो पहले आप पुट करोगे बच्चों इस t के प्लेस पर कैपिटल T, तो साइन 2
इंटू, मैं ओमेगा को लिख रहा हूँ बच्चों 2π/t, सो 2π/t इंटू टी को रिप्लेस करेगा क्या, कैपिटल टी, सो कैपिटल टी, ठीक है। 1/2 ओमेगा कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर ले गए, इसको बाहर ले जाते हैं। 1/2 ओमेगा को हम बाहर ले गए, सिर्फ हमने साइन 2 ओमेगा टी को 0 और टी के रिस्पेक्ट में पुट किया। सो देखो टी से टी कैंसिल हो गया, माइनस, अब आप टी के प्लेस पर 0 पुट करोगे एक बार, सो साइन 0 तो 0 ही होता है। सो ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, 2 × 2π, ये होता है बच्चों 4π, और साइन 4π क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ। सो अगर 2π पर ही 0 तो 4π पर भी 0 होगा, तो ये वैल्यू भी 0 है, ये भी 0 है। सो 0, ये पूरा 0 बन गया ना, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो 0 × 1/2 ओमेगा, 0 × समथिंग इज ऑल्सो 0। सो आपके पास आया बच्चों हाफ इंटू t-0, जिसकी वैल्यू हुई बच्चों t/2। एनी डाउट इन दिस कि ये इंटीग्रेशन आपके पास t/2 कैसे आया? बस सिंपल सा फॉर्मूला हमने पुट करा है। पहला फॉर्मूला था बच्चों ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, फिर थोड़ा इसको इंटीग्रेट किया। ये आप सीखोगे इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में कैसे करते हैं इंटीग्रेट। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। अभी आप इसको याद रख सकते हो। एग्जाम में क्या करना है आपने, इतना कुछ नहीं करना, बस ये दिखाओगे एक स्टेप, अगला स्टेप यू कैन शो दिस, और इसके बाद सीधे हाफ ऑफ t-0। इसको लिखने की और इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती, इस स्टेप को और इस स्टेप को ज़रूरत नहीं होती। सो बच्चों आप इतना नोट डाउन करिए, आई एम टर्निंग द पेज ओवर वेयर वी विल बी इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन। सो अब बच्चों हमें इंटीग्रेट करना था वो दूसरा टर्म, दैट वाज 0 से लेकर के t साइन 2 ओमेगा टी dt। तो बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से देखना। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस होता है, तो कॉस 2 ओमेगा टी 1/2 ओमेगा नीचे जाएगा जो कि कॉन्स्टेंट है, तो हमने बाहर लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के t तक है। इज़ दिस क्लियर टू यू? तो हम ओमेगा को फिर से वही लिख देंगे कि 2π/t। सो ध्यान से देखना, कॉस ये 1/2 ओमेगा बाहर आएगा, सो कॉस 2 × ओमेगा का हमने लिख दिया बच्चों 2π/t बाई डेफिनेशन ऑफ ओमेगा। पहले आप टी के प्लेस पर पुट करोगे कैपिटल टी को, सो कैपिटल टी, ठीक है, माइनस कॉस, अब आप टी के प्लेस पर क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, सो 0 × समथिंग इज 0, तो कॉस 0, तो कॉस 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है, और टी से टी कैंसिल हो गया, और ये क्या हुआ बच्चों, देखो 2 × 2 4, 4π, सो कॉस 4π भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, सो 1 - 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एंड 0 × समथिंग इज 0। सो आई होप आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होने वाली है। तो आपको ये दिखाना नहीं होता कुछ भी लिख करके, बस आप सिंपल लिख देते हो कि साइन 2 ओमेगा टी 0 से t तक के लिए 0 के बराबर होता है। गॉट इट? 0 कैसे हुआ, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 होता है, सो 1 - 1 इज 0, 0 × समथिंग इज 0, सो साइन 2 ओमेगा टी dt की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, ठीक है। सो आप ये क्वेश्चन लिखते हो, बीच के स्टेप्स सिंपली लिख देते हो, दिस इज इक्वल टू 0। सो बच्चों अब हम इन इक्वेशंस को, लेट मी नेम दिस, ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, और जो प्रीवियस हमने निकाला था उसको अब इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दोगे। सो आप कहोगे कि भाई यूजिंग इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड, हम फिर से उसी इंटीग्रेशन पर जा रहे हैं कि p की वैल्यू थी E0 × I0/t, और ब्रैकेट में आपके पास था बच्चों cos phi × इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सो उसकी वैल्यू आई थी बच्चों t/2, t/2 है। फिर था बच्चों प्लस साइन 5/2, और इंटीग्रेशन में था साइन 2 ओमेगा टी, उसकी वैल्यू आई है 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया। सो आपके पास आया p की वैल्यू E0 × I0, ये देखो t से t कैंसिल हो गया आपका, और लेट मी राइट इट डाउन, इंटू कॉस फाई इंटू t/2। सो t से बच्चों, सो आपके पास p आता है E0 × I0/2 इंटू कॉस फाई। अब आप 2 को लिख सकते हैं एज √2 × √2। ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो e और i है ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं,
वोल्टेज की और करंट की, बल्कि हमें चाहिए होती है बच्चों RMS वैल्यूज़। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को ब्रेक कर रहे हैं। P इज इक्वल टू E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos phi। इज समथिंग रॉन्ग इन दिस? नथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही होता है। सो हमने बस 2 को ब्रेक कर लिया है √2 और √2 में। सो बच्चों E0/√2 क्या होता है? RMS वैल्यू। I0/√2 क्या होता है? RMS। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये फॉर्मूला हमने पहले लेक्चर में डिराइव करवाया था। सो P की वैल्यू आपके पास हो गई है RMS इंटू RMS इंटू cos phi। सो बच्चों ये फाइनली आपके पास आपका एक्सप्रेशन आ चुका है जो आपको चाहिए था। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पावर कंज्यूम्ड इन अ सीरीज LCR सर्किट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू RMS इंटू RMS इंटू cos phi, जहाँ पर जो cos phi होता है बच्चों, cos phi को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम में आता है, इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और cos phi आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको बच्चों ये फेजर डायग्राम मालूम है, इफ़ यू रिमेंबर द फेजर डायग्राम, तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सो आपसे वो cos phi पूछे, tan phi पूछे, sin phi पूछे, आप कुछ भी दे सकते हो उसको निकाल करके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक cos phi और एक tan phi। सो अब बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट केसेस क्या क्या हैं, स्पेशल केसेस हम डाल देते हैं हेडिंग अपनी, और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जाम में बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं। पहला है AC सर्किट है आपके पास, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है, हैविंग रजिस्टर ओनली, जिसके पास सिर्फ रजिस्टर है और कुछ नहीं है उस सर्किट के अंदर, तो उसके लिए कितनी पावर लॉस होगा। सो बच्चों P का फॉर्मूला है RMS इंटू RMS इंटू cos phi। phi क्या होता है? phi इज द फेज एंगल और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। सो टेल मी कि फॉर इन केस ऑफ अ रजिस्टर व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? वो ज़ीरो होता है। सो आप लिखोगे कि फेज एंगल, ये जो phi की वैल्यू होती है ज़ीरो होती है फॉर अ रजिस्टिव सर्किट, आपको मालूम है। सो बच्चों P की वैल्यू क्या होगी? RMS इंटू RMS इंटू cos ज़ीरो जो होता है बच्चों 1। तो पावर देख रहे हो बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है एक रजिस्टिव सर्किट के अंदर। चाहो तो साइड में लिख सकते हो कि cos ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। सो बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि AC सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, तो उसमें बताइए कितना फेज एंगल होता है? तो उसमें होता है बच्चों phi की वैल्यू π/2। पता होनी चाहिए कि आपका जो EMF होता है वो लैग करता है करंट से बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो इसलिए जो आपका पावर वहाँ पर कंज्यूम होगा वो होगा RMS इंटू RMS इंटू cos π/2। तो cos π/2 क्या होता है? ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो इंटू समथिंग इज ज़ीरो। सो इसका मतलब है कि P की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि नो पावर लॉस टेक्स प्लेस इन अ सर्किट, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैविंग प्योर कैपेसिटर ओनली। और सिमिलर केस होगा बच्चों किसका? इन इसी सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली। देखो जिसके अंदर इंडक्टर होगा उसका भी जो फेज एंगल होगा वो π/2 ही होता है, फेज डिफरेंस, तो उसका पावर भी ज़ीरो ही होगा। सो आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो कि नो पावर लॉस टेक्स प्लेस इन अ सर्किट हैविंग प्योर कैपेसिटर ओनली और प्योर इंडक्टर ओनली। सेम उसका भी सेम लॉजिक है, बस वहाँ पर E लीड कर रहा होता है, तो हमें लीड या फिर लैग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ ये एंगल। तो ये बच्चों π/2 है, तो ये आपका पावर लॉस ज़ीरो होता है, आपने देख लिया होगा। सो आप देख पा रहे हो कि रेजिस्टिव सर्किट के अंदर पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर लॉस ज़ीरो होता है। सो बच्चों आई होप कि आपको ये कंसेप्ट रिगार्डिंग पावर फैक्टर और ये स्पेशल केसेस सब अच्छे से क्लियर है। इसको रिवाइज करते रहो, जो इसकी डेरिवेशन है सिंपल है, इससे थोड़ी मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड बनाती है इसको,
वरना फिजिक्स के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही सिंपल आपके पास डेरिवेशन होती है। सो पावर फैक्टर भी देख लो, निकाल लेना हर एक सर्किट के लिए। ये जो cos फाई की वैल्यू होती है, cos फाई की वैल्यू स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ओमेगा सी ओमेगा एल, वो सब आप निकाल सकते हो फॉर RC सर्किट, फॉर LR सर्किट, फॉर LCR सर्किट, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। सो उनको भी बच्चों आप निकाल सकते हो। वैसे सिंपल फॉर्मूले होते हैं, बट इफ़ यू डिराइव इट सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।